अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैरन। खूबसूरत तिलावत के साथ हमेशा की तरह आज भी बाराने रहमत का हमने आगाज़ किया और यकीनन अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें हैं जिसको हम चाहकर भी नहीं गिन सकते। और इनका अगर हम शुक्र बजाने पे आएँ तो हमारी सांसें, हमारी ताकत हमारे लिए एक एक लम्हा कम पड़ जाए, लेकिन जो बिन मांगे हमारे रब ने हमें अता किया है उसका शुमार नहीं किया जा सकता। आज इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जब आपको फ़तेह की, कामरानी की खुशखबरी सुनाता है और ये नुसरत आपके हवाले आती है और आपकी किस्मत में आती है, तो ना सिर्फ ये कि हम उसकी कदर कर सकें, लेकिन जिन नेमतों को हमने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से मांग कर, इल्तिजा कर कर, गिड़गिड़ा कर मांगा है और पाया है उसके करम से, उसको हम अपने पास रख भी सकें। यानी कई दफ़ा हम इस बात के अहल नहीं रहते, कई दफ़ा हम पाकर चीज़ों को खो देते हैं, चाहे वो औलाद की नेमत हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो। जब आपका रब दूसरों के दिलों में आपके लिए इज़्ज़त डालता है तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है कि उस इज़्ज़त की हिफाजत भी हम करें। तो इसी दुआ के साथ कि फ़तेह और कामरानी मुख्तलिफ़ सूरतों में आती है। कई दफ़ा हमें लगता है कि कोई ओहदा, मनसब मिल जाना, कोई बड़ा घर बना लेना, या अपनी अगर कोई आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपकी फ़र्स्ट पोजीशन ही अगर आती है तब ही आप कामयाब हैं। लेकिन कामयाबी के कई तरीके हो सकते हैं। आपने अक्सर उस तरह के वाक़े सुने होंगे कि अगर किसी ट्रेन का या किसी हवाई जहाज़ का हादसा होता है तो कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो बिल्कुल चाहते थे कि उसी जहाज़ पे सफ़र करें, वही उनके सफ़र का ज़रिया बननी थी, लेकिन हालात ने पलटा खाया और या तो उन्होंने वो ट्रेन मिस कर दी या उस हवाई जहाज़ के इनको टिकट नहीं मिले। और इसमें उनके लिए कितनी बड़ी फलाह थी अल्लाह ताला की तरफ से, दिस दे कुड ओनली अंडरस्टैंड इन हाइंडसाइट। तो कई दफ़ा जो हमें एक लम्हे के लिए नाउमीद कर देती है या वक्ती तौर पे अगर कोई सेटबैक आता है, हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं चलती तो उसकी वजह से हम परेशान होते हैं, याद रखिए कि लार्जर प्लान उससे कहीं बढ़कर है और यकीनन आपके लिए अगले कदम पे अल्लाह ताला ने कौन सी फ़तेह, कौन सी कामयाबी रखी है, इसका अदराक शायद आज इस लम्हे आप नहीं कर सकते। तभी इस लम्हे जब वक्त आपके मुवाफ़िक नहीं है तब सब्र कीजिए और जब हालात बदलेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिलेगी, उस नेमत से नवाजा जाएगा, तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाइए। लेकिन हमेशा जब भी आपका दस्तरखान नेमतों से सजा हुआ हो तो कभी भी नाशुक्री ना कीजिए। और ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए भी है, घर के एडल्ट्स के लिए भी है जिनकी बहुत सारी फरमाइशें होती हैं। आप कोशिश करते हैं कि रोज़ाना आपकी मनपसंद चीज़ ही इफ्तार में बने, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपके लिए इफ्तार का साजो सामान किया, याद रखिए कि हमारी रोज़ा खोलने की दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ से हमने इफ्तार की। तो जो अल्लाह ने हम पे नाजिल किया है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़राहम किया है, उसका शुक्र बजा लाना भी हम पर फ़र्ज़ है। आइए चलते हैं जी किचन की तरफ, जहाँ मुझे यमी स्ट्रॉबेरीज़ भी दिख रही हैं और शेफ़ कुर्रतुलैन भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से जी नवा रोज़ा यानी 9th रोज़ा एक पूरा अशरा हमसे रुखसत होने को है और बड़ा तेज़ी से गुजरा है, लेकिन गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। डू यू नोटिस? तुम्हें तो ज़्यादा लग रही होगी, बिल्कुल किचन में टेम्परेचर बदल गया है। आगे खड़े रहने से और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सही। अच्छा, आज बहुत प्यारा मतलब आपने बाया पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं देख रही हूँ अक्सर तुम्हारी और मेरी ट्विनिंग हो जाती है, शेड फ़र्क है, लेकिन आज देखिए ग्रीन एंड पिंक में कुर्रतुलैन भी हैं और ग्रीन एंड पिंक में मैं भी हूँ और पिंक पिंक स्ट्रॉबेरीज भी हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा पिंक पहना है। सही। अच्छा, आज बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके। पहली रेसिपी है वो है बटर तंदूरी चिकन। ओके। जो कि बहुत ही यमी बनेगी और उसके साथ हम बना रहे हैं जामे शीरी से स्ट्रॉबेरी सूफले। वाओ, ओके। बड़ी ही यमी सी ये डिश बनने वाली है। स्ट्रॉबेरी सूफले बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जामे शीरी मौजूद है, खालिस अरकियात और संदल से बना हुआ है और ये फ्लेवर बहुत अच्छा देगा हमारे स्ट्रॉबेरी सूफले को। अच्छा, सूफले के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें जेली हम यूज़ करते हैं या कस्टर्ड यूज़ करते हैं? नहीं, हम जेली यूज़ करते हैं। ओके। और साथ में हम क्रीम यूज़ करेंगे। क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करेंगे, फिर उसके साथ हम जेलेटिन बनाएंगे। सही, ठीक है। मुझे हमेशा से पूछना था, ये मुझे बताएं कि जब हम कोई खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और साथ में क्रीम भी होती है एंड वी आर ट्राइंग टू हैव दैट क्रीमी टैंगी फ्लेवर, तो क्रीम ख़राब कैसे नहीं होती? उसके लिए कोई ट्रिक है? उसके लिए हम स्वीटनेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कंडेंस मिल्क उसमें यूज़ करेंगे, साथ में जामे शीरी भी होगा तो वो फ्लेवर बैलेंस्ड हो जाएगा। खट्टी का और क्रीम का वो बैलेंस कर देगा फ्लेवर को। ओके, गॉट इट। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे ख्याल में बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। अगर आपको ये डिश आपने बनानी है तो फिर इट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। चिकन तुमने ऑलरेडी मैरिनेट की हुई है, इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूँ। चिकन मैंने बटर तंदूरी चिकन के लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया है। इसके लिए मैंने 1 पाव योगर्ट लिया है, हाफ़ केजी चिकन है, बोनलेस लीजिएगा।
1 पाव दही लेना है, उसके साथ तंदूरी मसाला ऐड करना है, गरम मसाला ऐड करना है, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, इसको तुम स्मोक भी करोगी कोयले के साथ? नहीं नहीं, स्मोक नहीं है, ये स्मोकी चिकन नहीं, ये ओनली तंदूरी बटर चिकन है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने 4 to 5 आवर्स मैरिनेट करना है इसको लास्ट। लेकिन अगर तंदूरी को वो वाला बारबेक्यू धुनी भी देना चाहें तो दी जा सकती है, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्या बात है। लेकिन हमेशा उसके लिए याद रखिए कि वो जो तंदूरी स्मोक होती है ना, वो फैट में जाके जस्ट होती है, तो जब आप इसको पका लेंगे, हल्का सा घी वगैरह इस पर लगा होगा, कोई ऑयल या शीन होगी, उसमें जाकर उसने होता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं यार हमने तो कच्ची को भी धुनी दी, बाद में भी दी, लेकिन फ्लेवर नहीं आ रहा। फ्लेवर विल ओनली कम व्हेन देयर इज अ बिट ऑफ फैट इन दिस। सो बिस्मिल्लाह आप कीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नासिर सोहरवर्दी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई आपके पास माइक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आज आप, मुझे लगा कहीं और मैं वहन, लेकिन आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे खूबसूरत से कलाम की, और उसी के साथ बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ एक ऐसे इदारे से टीम मौजूद है जिसको मैं पर्सनली, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, और इसकी वजह क्या है, ये कौन है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा इदारा जो ज़बरदस्त काम कर रहा है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको मैं पर्सनली आपसे अपील करना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए और इनकी इमदाद कीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन LRBT, प्रिवेंटेबल और इवेंचुअल ब्लाइंडनेस की तरफ जो लोग जा रहे होते हैं उनका इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं। ढेरों हज़ारों लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। नन्हे बच्चे जिनके ख्वाबों को आप एक तरह से जिला बख्शते हैं, नई ज़िंदगी देते हैं, और यकीनन अगर आगे बढ़कर वो टीचर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, ये कम्युनिकेशन आपके पास पहुंच रही होगी। और सैकड़ों ऐसे ज़िलों और शहरों और विलेजेस में जाके ये अपना आई कैंप लगाते हैं जहाँ तक इस तरह की सहूलियात की कोई रसाई नहीं है। ख़ास तौर पर आज इनको मदऊ करने का मकसद ये भी है कि ग्लोकोमा के हवाले से अवेयरनेस वीक है। इस मर्ज़ के बारे में भी जानना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं जो इस इलाज को अफोर्ड ना कर सकें वो LRBT से के सहूलतों से मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि दे हैव दी एक्सपर्टीज़। तो अगर आप चाहें तो आप जाकर मशवरा ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी आय से रिलेटेड मसला हो तो आप LRBT ज़रूर जाइए। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अफशां अली, जिन्होंने फेलोशिप की हुई है जी ग्लोकोमा में, कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं एंड द हेड ऑफ ग्लोकोमा डिपार्टमेंट एट LRBT हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशां आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ताहिर अब्बासी साहब, आप हेड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस हैं एट द LRBT। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपकी भी मौजूदगी का। ताहिर साहब, सबसे पहले अगर मैं LRBT के हवाले से बात करना चाहूँ, यकीनन ये ज़कात एलिजिबल इदारा है। मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता एक बरस में हम देखते हैं कि बड़ा इसने एक क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है इन प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग आई डिजीज़ इन पाकिस्तान एंड ब्लाइंडनेस। प्लीज़ इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे पहले तो शुक्रिया, आपने हम लोगों को बुलाया और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोशिश की, जो कि हमारा मेन मकसद भी है। लेकिन मैं करंट रोल से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि 1984 में ये दो अशख़ास ने, एक ग्रैहम लेटन और ज़का रहमतुल्लाह साहब ने एज अ क्लिनिक स्टार्ट किया था टंडो भागो में। इसको मोबाइल यूनिट कह लें, क्लिनिक कह लें। वहाँ मुश्किल से 1000, 2000, हज़ारों में कुछ लोगों ने एक साल में उनसे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आज 39-40 साल बाद 30 लाख लोग सालाना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो उसमें अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे बात करूं तो 10,000 लोग रोज़ाना हमारे 19 अस्पतालों से और 54 क्लिनिक से मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है, इसमें एक अहम रोल है आई रिलेटेड ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए, और हमारा ये डॉक्टर साहिबा और जैसे हमारा जो स्टाफ है वो शब रोज़ लगा हुआ है ताकि पाकिस्तान से इस मोज़ी बीमारी को ख़त्म किया जा सके। हम जी अभी भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो 26 मिलियन लोगों में मौजूद है। यानी एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ आँखों के अमराज से एक तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें कैटरैक्ट की बात की जाए, ग्लोकोमा की बात की जाए, और वक्त के साथ साथ वैसे भी हम देखते हैं कि बच्चों की नज़र अगर कमज़ोर हो जाती है, अगर आप वक्ती और टाइमली इंटरवेंशन उस वक्त ना करें तो ये ब्लाइंडनेस में बदल सकती है। डॉक्टर अफशां, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि ताहिर साहब ने भी बताया कि एक बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, कुछ रेशो हमें बता सकती हैं कि आम तौर पर बीनाई खोना या बीनाई से रिलेटेड मसाइल
मोबाइल, लोगों के जहन में आता है कि ये मिडिल एज लोगों का मसला है, यानी एज के साथ साथ आपकी नज़र कमज़ोर भी होगी और मुख्तलिफ इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? LRBT में हमारे पास रोज़ाना तकरीबन 1300 से 1500 के करीब मरीज़ आते हैं जी, जिसमें से 250 से 300 के करीब बच्चे होते हैं। वाह, तो ये कहना कि ये सिर्फ एडल्ट्स या बड़े उम्र में आंखों के मसाइल हैं वो सही ना होगा। बच्चे भी मुतासर होते हैं, हर उम्र, हर तबका जो है उम्र का वो मुतासर हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों में अगर आप टाइमली इंटरवेंशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, वो करके किस हद तक मुमकिन है कि ब्लाइंडनेस या नज़र की कमज़ोरी या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है? ग्लोकोमा की अगर खुसूसन हम बात करते हैं, इट इज़ व्हेन योर ऑप्टिक नर्व्स गेट डैमेज, तो किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ज़रा मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को वो भी बताइए आप। बच्चों में सबसे कॉमन जो वजह है ब्लाइंडनेस की वो है कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया, और जो सेकंड सबसे बड़ी वजह है वो काला पानी है। और बड़ों में भी ऐसे ही है। कैटरेक्ट जो है वो हम आम तौर पे ऐसे नज़र आता है कि वाइट रिफ्लेक्स आ गया है आँख में, चमकती हुई आँखें दिखाई देती हैं, और ये पैदाइशी भी हो सकता है और पैदाइश के बाद भी हो सकता है। सही। तो अगर वालदैन को ज़रा सा भी महसूस हो कि वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है आँख से, या बच्चा जो है वो सही नहीं देख रहा, टटोल रहा है चीज़ों को, तो हम उनको कहते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल आएँ, क्योंकि ये रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। सही। कैटरेक्ट को जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो विजन बेहतर हो जाता है। और कैटरेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? कई लोगों को इस बारे में भी अभाम मौजूद है कि मोतिया क्या है, ये कोई बदएहतियाती की वजह से होता है, ये जेनेटिकली होता है, पोल्यूशन या लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से होता है। सर, मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालें डॉक्टर साहब। बच्चों में जो कैटरेक्ट है वो पैदाइशी होता है, जो जेनेटिक्स हैं, और दूसरा बहुत जो कॉमन बड़ी वजह बच्चों में वो चोट लगना है। अच्छा, कि बहुत सारे बच्चे आंख में पेंसिल लग गई, किसी ने मुक्का मार दिया, लड़ाई हो गई, तो बच्चों को उस वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। वाओ। बड़ों में जो है ये एक एजिंग प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो इंसान में पहले से वो बीमारियां मौजूद हों तो कैटरेक्ट बनने का चांस बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे लोगों में कैटरेक्ट जल्दी बनने का चांस होता है और बिल्कुल प्रोग्रेस सही। करने का चांस भी ज़्यादा बिल्कुल होता है। सही। ताहिर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि कुरंगी में माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, द LRBT हॉस्पिटल, लेकिन जैसे आपने मोबाइल वैन्स का और आई कैंप्स का जिक्र किया, कितने अजला में जाकर इस तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं? अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि 19 अस्पताल हमारे 19 अस्पताल। अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं। इंशाल्लाह 20वां अस्पताल इंशाल्लाह ईद के बाद हम शुरू करने वाले हैं रहीम यार खान में। इंशाल्लाह। इसके अलावा 54 क्लिनिक्स हैं हमारी। इसके अलावा हमारा एक कम्युनिटी डिपार्टमेंट है जिसका मेनली काम ही अवेयरनेस क्रिएट करना है, आई कैंप्स करना है। तो वो स्कूलों को आउटरीच करते हैं, बच्चों को जाके उनको चेक करते हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि जी, और राउंड द ईयर ये एक्सरसाइज चलती रहती है अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये एक एक्सरसाइज चलती रहती है। एज वी स्पीक रमज़ान में भी एक्सरसाइज जारी है, और आज कल परसों के हिसाब से मुझे पता है कि हम मुख्तलिफ़ इलाकों में आई कैंप्स कर रहे हैं, मुफ्त जो है ना मशवरे दे रहे हैं, लोगों को डायग्नोस कर रहे हैं और उनको लेकर आ रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़ में ताकि उनका इलाज किया जा सके। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे बच्चों का जिक्र किया, एज रिलेटेड अगर ये है तो बुज़ुर्गों की बात की जाती है। आप क्या समझते हैं कि सेहत के दूसरे मामलात के तरह आँख के अमराज को भी हमारे यहाँ इल्तवा में डाला जाता है, इग्नोर किया जाता है, या लोगों की तरजीहात में होता है? जैसी नज़र कमज़ोर होती है, क्योंकि आप कई शोबे देख लें, अगर कोई इंसान बस ड्राइवर है, कारपेंटर है, वेल्डिंग करता है, इन तमाम ही शोबों में आपकी बीनाई हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं कहा ना, 26 मिलियन अफराद पाकिस्तान में जो हैं, जो कि तीसरी यानी कि दुनिया में तीसरी बड़ी तादाद है अपार्ट फ्रॉम चाइना और इंडिया, जो कि बीनाई से रिलेटेड प्रॉब्लम से हैं, प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। इसकी एक वजह तो अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सही। और दूसरी वजह ये जो है ना कि ठीक है मैं करवा लूँगा, एक अफोर्डेबिलिटी आ जाती है, और तीसरी है कि ठीक है मैं करवा लूँगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो अफोर्डेबल हैं, वो मैं करवा लेता हूँ। एंड एट उस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं जहां वो इरिवर्सिबल हो जाता है। सही। तो आई भी वो इतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी जिस्म का जैसे कोई भी अदर हिस्सा। अच्छा, और आई से ख़ास तौर पे अभाम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको धुंधला नज़र आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आप पहले तो दूसरे और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि अच्छा मैंने खाया नहीं होगा, हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो, तो वो उसमें आप काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन ये भी आपकी तवज्जो चाहेगा, अगर आपने अपनी बीनाई को सेव करके रखना है, जो अल्लाह ताला के ये हवाले
नवासे खमसा तमाम ही नेमतें बड़ी अनमोल हैं, लेकिन बिलखुसूस जैसे हमने कहा ना कि कोई नेमत जब छिन जाती है तब ज़्यादा एहसास होता है। एक और बड़ी अहम बात, क्योंकि हम ग्लोकोमा के हवाले से बात कर रहे हैं, डॉक्टर अफशा मुझे बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि एक वायरल पिंक आई इन्फेक्शन कराची में फैला हुआ था। उसमें अगेन लोग एक्सपायर्ड पुरानी आई ड्रॉप्स पड़ी हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तरह तरह के, किसी ने कहा जी रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लें आप, उसके अंदर भी केमिकल वाले रोज़ वाटर मार्केट में मिल रहे होते हैं। एंड देन स्टेरॉइड्स लोग समझते हैं कि ये झटपट चीज़ को सही करना है, इवेंचुअली डज दैट कॉज मोर डैमेज टू अस? असल में होता है ऐसे कि मरीज़ हमारे पास आता है एलर्जी के साथ, आंखों में ख़ारिश है, हम मरीज़ को ड्रॉप्स देते हैं जो कि कुछ अरसे के लिए हम एडवाइस करते हैं। उसके बाद मरीज़ को दोबारा हुई ख़ारिश, 6 महीने बाद मरीज़ ने सोचा कि उससे तो मुझे फ़ायदा हो गया था, तो वो दोबारा जाते हैं फार्मेसी और वही ड्रॉप्स ख़रीद के डालते हैं। जो ज़्यादातर एलर्जी के ड्रॉप्स होते हैं उनमें स्टीरॉयड होते हैं, और अगर वो एक ख़ास मुद्दत के ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं सेल्फ मेडिकेशन जो है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, कि आप स्टीरॉइड ज़्यादा डालेंगे आंखों का प्रेशर बढ़ेगा जिससे काला पानी हो सकता है। यानी आम तौर पे जब आपका इन्फेक्शन होता है तो बड़ी महदूद मुद्दत के लिए इन स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि डॉक्टर जैसे आपको मशवरा दे। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह खिदमत खल्का तो हमें बहुत शौक़ है, हम ना सिर्फ ये कि दोबारा जाके फार्मेसी से वो दवा खुद ले लेते हैं, बल्कि कोई अगर भूला भटका हमसे आके कहे कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है, उसको भी हम लिख कर खुद ही पर्चा दे देते, तावीज़ बना कर दे देते कि जाओ ये ख़रीद लो और बग़ैर किसी से मशवरा किए इस्तेमाल कर लो। बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। बड़ों और बच्चों बराबर दोनों में जो स्टीरॉइड का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उससे आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है और काला पानी हो सकता है। अच्छा, आई प्रेशर का आपने यहाँ पे जिक्र किया, इसको कैसे इसको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो बच्चे, क्योंकि आए दिन अब मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी अदर चाइल्ड उनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो कितना जल्दी उनको अपनी आई चेकअप कराना चाहिए, यंगस्टर्स एज वेल एज अडल्ट्स? अगर तो बच्चों को ऐनक एक दफ़ा लग गई है तो चूँकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो जो आँख का साइज़ है वो भी चेंज हो रहा होता है, तो साथ साथ नंबर चेंज होता रहता है। तो इसलिए हर 6 महीने बाद एक दफ़ा बच्चों का आँख का ज़रूरी है, ख़ास तौर से जिनको ऐनक लग चुकी है। सही। और ये साइज़ बढ़ता भी रहता है, बदलता रहता है जब तक बच्चा एक स्टेबल एज में नहीं पहुंच जाता है, इससे घबराने की बात नहीं है। ये मैं बात आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, और जब मुझे ऐनक लगी तो एवरी अदर डे व्हेन आई वुड गो, लाइक 2-3 महीने बाद जब चेकअप होता था तो आँख का नंबर बढ़ जाता था, तो बड़ी डांट पड़ती थी कि और लेट कर किताब पढ़ो और अंधेरे में किताब पढ़ो। ये भी ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा अफशा कि क्या कम रोशनी में कोई काम करने से वाकई आँख पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है और नज़र ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है? बिल्कुल, कम रोशनी में आँख पे स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से हेडेक, वाटरिंग और इस तरह के मसले हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, माशाल्लाह से 19 हस्पताल LRBT के पाकिस्तान भर में फ़ाल हैं, 20वें हस्पताल की बुनियाद रखी जा सकी है, जिसके लिए यकीनन आपके अतियात, ज़कात और मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स, आप जिस तरह भी मदद करना चाहें, याद रखें ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सबको वो बीनाई दे, वो देखने वाली आँख दे कि हम दूसरों का दुख और तकलीफ़ देख सकें, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपना इलाज नहीं करवा सकते या ये तमाम अद्वियात और चीज़ें अब उनकी दस्तरस से बाहर निकलती चली जा रही हैं। आपकी तरफ से ये एक बेहतरीन अमल होगा इनकी मदद करने के लिए। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अफशा जी फॉर बीइंग हेयर। एक दफ़ा फिर जी LRBT की मदद कीजिए। 1984 में एक छोटी सी काविश जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुकी है, इसमें हम चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़ें और अपना हिस्सा डालें। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सेहत और रोज़ा हमारा सेगमेंट है और इसके अंदर आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे आपकी ओरल हाइजीन के हवाले से। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, नए मेहमानों के साथ हम वापस आपके सामने हाजिर हैं। आपका हमारा साथ दोपहर 3 बजे तक रहेगा, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, कल भी किया था, आज भी किया था, कि आपका अटायर किस ब्रांड का है और इसको कहाँ से पाया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों ज़रा प्लीज़ चला दें क्रेडिट्स मेरे वार्डरोब के। ये स्पिंजर का अबाया है जी, एंड आई लव देयर ब्रांड बिकॉज इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने प्यारी सी कढ़ाई की होती, तो फॉर्मल से लेके अगर आप कैजुअल जिस तरह का भी अबाया
चाहते हैं, ज़ियारतों पे जा रहे हैं, उम्रे और हज की नीयत अगर आपने की हुई है, या आप जनरली अबाया या हिजाब ऑब्ज़र्व करती हैं, दे हैव वंडरफुल मॉडेस्ट फैशन वेयर। तमाम तर डिटेल्स अभी भी स्क्रीन पे नहीं आई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी उम्मीद करते हैं। और स्पिंजर इज़ द नेम ऑफ़ द ब्रांड। लेकिन हमारे मेहमानों से आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज आपको बताते चलें, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था, रोज़ा और सेहत हमारा सेगमेंट, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। यानी जहाँ दूसरे हम बेशुमार ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, अहम ये भी है कि आप अपने दांतों का और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। अक्सर लोगों को लगता है कि जी दांत में कीड़ा लग गया, दांत में तकलीफ़ हो रही है, उसको निकलवा दें। आप उसको भी अपने बाकी अज़ा की तरह उसको अहमियत दें और उसको बचाने की कोशिश कीजिए। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री अपने आप में एक पूरी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आज खुसूसन ओवरऑल आपकी ओरल हेल्थ हाइजीन पे बात करेंगे। आज का जी जो इस दफ़ा की जो थीम है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, दैट इज़ अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी। जितना आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली नूर, वेरी वेल नोन डेंटिस्ट, और इनसे हम अक्सर इनके मशवरों से, इनकी एडवाइस से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। रमज़ान मुबारक टू यू। इसके अलावा जी तिब नबी की नज़र से भी देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेशबहा उसके बेनिफिट्स हैं और वो आपकी किचन कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन शायद आपको उसका पता नहीं है। तो आगा अब्बास साहब इस हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगे, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे पास मौजूद है। आपने वो ऐड ज़रूर देखा होगा कि किसी ने कहा कि अगर मेरे दांत मजबूत हैं तो मेरी सेहत अच्छी है, क्योंकि जब दांत मजबूत होते हैं तो आप खाने को प्रॉपर्ली च्यू करके खा सकते हैं, तनावुल अच्छे से फरमा सकते हैं, तो आपकी बॉडी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेहतर एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सैयदा युसरा आज़म भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर हैं विद डॉलेंस। और डॉलेंस एक ज़बरदस्त नई कैंपेन लेकर आया है जिसके बारे में आपको बताना है। इट्स एक्चुअली अ कोलैबोरेशन बिटवीन एमीज़, रॉबिनहुड आर्मी एंड डॉलेंस। डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर आपको नज़र आएगा एमीज़ पे जहां आप अपनी ग्रोसरीज करने के लिए जाइए, तो हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि मज़ीद और चीज़ें भी आप ख़रीद सकते हैं जो आप चाहेंगे कि लोगों तक पहुँचाई जा सके। उसको लीजिए, उसके पैसे दीजिए और उसके बाद उसको इस फ्रिज में रख दीजिए। दिन के आखिर में रॉबिनहुड आर्मी आकर जितनी इस तरह की आपकी गिफ्ट्स होंगी, फूड आइटम्स होंगे, उनको कलेक्ट करेगी एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द नीडी और अमंग्स पीपल हु विल बी यूजिंग इट। आपको बताते चलें कि इस कैंपेन के तहत अभी तक तकरीबन 15,000 मील्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो युसरा, दैट्स क्वाइट अ माइलस्टोन। सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करती हूँ, ये आइडिया कैसे हाउ डिड इट कम टुगेदर? सिद्रा, सबसे पहले अगर डॉलेंस का दिमाग में ख्याल आता है ना, तो आपके दिमाग में आता है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर्स, अब तो टीवी भी आ गया है। जब डॉलेंस को एक्वायर किया आर्चेलिक ने 2016 में, जो कि वहाँ की टर्की की एक होम अप्लायंस कंपनी है, जब उन्होंने एक्वायर किया, सस्टेनेबिलिटी का जो एंगल है ना, वो हमने अपने ब्रांड पर्पस में शामिल किया, जो कि है प्रोग्रेस टुडे प्रिजर्व टुमारो। इसका मतलब है कि अगर हम आज को संभालेंगे तो कल संभल सकता है। सही, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कंपनी का पर्सपेक्टिव कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर ग्लोबल हंगर की बात करें, तो हंगर इज़ नॉट जस्ट कि आपने खाना नहीं खाया। हंगर इज़ अ ग्लोबल क्राइसिस। और आपको मैं बताती चलूँ कि जितने लोग एड्स, मलेरिया और उससे मरते हैं टेररिस्ट अटैक से, उतने ही ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में हंगर से मरते हैं। दैट्स लाइक 10 लोगों में कोई एक इंसान मर रहा है पूरी दुनिया में हंगर से। ठीक है। और अगर बच्चे के हिसाब से देखें तो 10 सेकंड में कोई एक बच्चा मर रहा है हंगर से। और अगर हम हंग्री लोगों के बारे में बात करें, तो वो लोग 82% ऐसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे फूड सप्लाई बहुत है, मतलब खाना बहुत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही है। जिनको खाना पहुँचना चाहिए उनको सही नहीं पहुँच रहा है। डॉलेंस ने, जब हमें याद है कि जब हम इस रिसर्च पे पहुँचे, दैट्स अ वेरी क्रूशल स्टेप फॉर अस कि हम कहते हैं कि हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में खाना 20 दिन तक सही रख सकते हैं। ठीक है। अब वो तो आपको प्रोडक्ट से मिल रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए हमने कैंपेन का आइडिया यहाँ से स्टार्ट किया कि जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता, पाकिस्तान में कोई 40% लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता एक दिन का, उन लोगों को नहीं मिलता। तो रॉबिनहुड और एमी सुपर स्टोर्स के साथ मिलके हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है, जिसका नाम है बिल्ड अ हैबिट ऑफ शेयरिंग, मतलब मिल बांट के जियो।
सो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने बताया एमी से एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक एक्स्ट्रा कोई जो भी सामान चीज़ आप खरीदना है, डोनेट जो भी करना खरीदना चाहें। है, अच्छा उसे युसरा, donate यहाँ पे करना है। अहम बात जो मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहूँगी कि भूख और इफलास अभी भी इस दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो महीना है जिसमें हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा इख्तियार करते हैं, ये हमें उन्हीं लोगों के लिए कंपैशन, एहसास और दर्दमंदी पैदा करने के लिए है, ताकि आपको एहसास हो कि आप तो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ मगरिब की अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपकी इफ्तार की मेज़ सजी भी होगी, लेकिन उनका सोचिए जिनके पास ना सहरी का कोई ठिकाना है ना इफ्तार का कोई ठिकाना है, और उनकी जो तकलीफ़ है उसको महसूस करके देखिए। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन वक्त है, आप भी चाहिए एमीज़ इसका जो ये कैंपेन है उसका हिस्सा बनिए। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ द डे, अली मुझे बताएं कि ओरल हाइजीन हमारे यहाँ अभी भी, हालांकि हमारा दीन अगर हम देखते हैं कि दिन में 5 वक्त हमने नमाज़ पढ़नी है, सबसे पहले बताया गया, उसके अंदर भी ओरल हाइजीन का एक रुकन हमें नज़र आता है कि आप मिसवाक कीजिए, आप कुल्ली कीजिए और नमाज अदा कीजिए, लेकिन फिर भी हमारे इर्द गिर्द इट्स कॉम्प्रोमाइज़, सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या कहेंगे? रसूलुल्लाह की फरमान है कि अगर मुझे लगता नहीं कि तकलीफ़ हो रही है इससे मेरी उम्मत को, तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक का हुक्म देता हूँ। देखें, मसवाक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे दीन का हिस्सा है, दूसरा उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ये तमाम चीज़ें हैं। BITC नाम का एक केमिकल है जो उसके अंदर होता है, जो कि एक वायरस है, हर्पीस वायरस, जो कि बच्चों पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो मसवाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट विथ मसवाक आपने 2 टाइम ब्रशिंग करनी है जी। अब तो तमाम उलमा कराम, इसमें आगा साहब भी हमें बताएंगे, इस बात पे एग्री करते हैं कि सहरी के बाद भी आप ब्रशिंग कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करना है इफ्तार से लेके सहरी तक। और सहरी के जब आप सहरी कर रहे हो तो उस वक्त चाय और ये जो जितनी भी कैफ़ीन वगैरह हैं आपने इसे अवॉइड करना है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं ज़रा साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे थे और आपसे रिलेटेड कई सवाल भी होंगे। मुझे ये बताएं कि क्या रोज़े की हालत में फ्लॉसिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। और आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल की जा सकती है। देखें, वो एक कॉल है और एक बहुत बड़ा सेइंग भी है कि हमारे मुंह में जितने जरासीम हैं वो पूरी दुनिया के जरासीम से ज़्यादा होते हैं। वाओ। तो अब आप सोचें कि वो प्रोटीन के कितने, मतलब दे लव प्रोटीन। तो जब अगर गोश्त दांतों के बीच में फंसता है, अगर आपने फ्लॉस नहीं किया तो फिर उसने वहाँ पर एसिड रिलीज़ करना है और फिर कैविटी क्रिएट करनी है। और जब कैविटी होगी तो रमज़ानों में फिर, अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक्स में आजकल रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये हो रहा है कि कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं कि रोज़ा ख़राब हो जाएगा। मैं इसमें भी एक चीज़ बता दूं कि इंजेक्शन से रोज़ा ख़राब नहीं होता। तो अगर इन केस कोई इमरजेंसी दूसरा आप टाइमिंग्स भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि अब तो कई डेंटल क्लिनिक्स इफ्तार के बाद काफ़ी लेट आवर्स तक ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में ये एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, अगर आपके जहन में अभाम है तो वो आपके ट्रीटमेंट को देखकर आप उसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपने ब्रशिंग ठीक रखी, 2 टाइम आपने ब्रशिंग ठीक रखी, मैं आपको बताऊं कि अभी भी तकरीबन 50% अवाम पाकिस्तान की एक टाइम ब्रश करती है। वाओ, ओके। तो अब आप सोचें कि वो कितना गनीमत है कि एक दफ़ा भी कर लेती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो करते ही नहीं है। कितना इनअफेक्टिव है। हालांकि 1498 से ब्रश इजाद हो चुका है और मसवाक 3000 साल पहले, यानी अच्छा, इस्लाम से भी पहले। कम टू मिसवाक नाउ। आगा साहब मुझे बताइए कि मिसवाक का इस्तेमाल अमूमन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन अब जितनी उस पर तहकीक हुई है, मुख्तलिफ आप देखिए माउथ वॉश से लेके टूथपेस्ट में भी अब उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें लोग मुख्तलिफ किस्म के, जिसको कहना चाहिए कि आपके पास चारकोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राख का इस्तेमाल हो रहा है, नमक का इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के फ़वाइद अलग अलग होंगे। ज़रा कुछ हमें दांतों की सेहत के लिए कोई मुफीद नुस्खे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला रसूल खुदा जो मिसवाक इस्तेमाल करते थे वो अरबी में उसको सिदरा कहते हैं, अराक, अलिफ रे अलिफ काफ, अराक। हमारे पाकिस्तान में इसको पीलू की मिसवाक कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और भी मिसवाकें हैं। मिसाल के तौर पे जैतून के दरख्त की मिसवाक, अखरोट के दरख्त की मिसवाक, नीम के दरख्त की मिसवाक, कई किस्म की मिसवाक हैं। और मिसवाक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक होता है और तमाम जरासीम बेहतरीन तरीके से इससे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा, सदियों से हमारे माशरे में एक नुस्खे चले आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं,
और मैंने बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल भी करा, जैसे बड़ी बूढ़ियों का नुस्खा है, बड़े बुज़ुर्गों का नुस्खा है लौंग का। अगर किसी के दांत में तकलीफ़, दर्द हो रहा हो, अब वो रात के 2 बजे हो गया, अब डॉक्टर साहब का क्लिनिक तो सुबह खुलेगा, अब रात में क्या करें? तो रात में डॉक्टर साहब को कॉल करें। 2 बजे तक खुला हुआ है। नहीं, आम दिनों की बात कर रहा हूँ, आम दिनों की बात। अच्छा, तो फिर अब क्या करें? तो फिर वो हमें फ़ोन करते हैं रात के 2 बजे, भाई आगा साहब आप जाग रहे हैं तो हमें नुस्खा बताएं। तो हम उनको बताते ही हैं कि साहब ऐसा कीजिए, किचन में जाइए और 5 लौंगे निकालिए, सही, और 5 लौंगों को हल्का हल्का आप कूट लीजिए, और उसके बाद 2-3 कतरे लीमू के रस के आप उस पर निचोड़िए और उसको हल्का सा मांझ लीजिए। फिर जिस दाढ़ में आपके तकलीफ़ है उसमें 1 लौंग अलग से रख लीजिए। वल्लाह वल्लाह मैं कहूँगा कि 15 मिनट के बाद रिलीफ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ये सब चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। अच्छा, अली इस पे सोच रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर बाकी सिवियर इन्फेक्शन हो, कैविटी हो, और इस तरह जैसे उन्होंने कहा कि तकलीफ में बिलबिला रहा हो पेशेंट, लौंग या आप भी कोई उसको कहना चाहेंगे उस वक्त वो क्या करे? माउथ वॉश करे, सिकाई लोग करने लग जाते हैं, क्या किया जाए उस वक्त? देखें, एक तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कुल्ली करना सही। बहुत इफेक्टिव होता है, नंबर 1, उसमें भी शिफा। दूसरा, मिसवाक का हमने जिक्र किया, मिसवाक के अंदर भी एनाल्जेसिक्स होते हैं, सही, पेन किलर्स होते हैं, उससे इफेक्टिव होगा। तीसरा, लौंग का जिक्र, ये बिल्कुल देखें, वो टोटका लग गया तो लग गया, ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर एक कुछ ऐसे मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, उसको क्रीम की तरह उस जगह पे अप्लाई करने से एक एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है। यानी एकदम आपने तो उस वक्त पेन की रिलीफ देनी है, तो उसके अंदर ये काम किया जा सकता है। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर आयशा के पास भी आना है, लेकिन काफ़ी देर से ज़ैनब इंतज़ार कर रही हैं एक कलाम के लिए। ज़ैनब, आपके पास आती हूँ, एक छोटा सा सवाल आयशा से भी कर। आयशा, ये जो कहते हैं थीम जो इस दफ़ा की है, हैप्पी माउथ इनटू अ हैप्पी बॉडी, दांत अगर तकलीफ़ में हो तो कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाहता, इंसान सॉफ्ट डाइट पे आ जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट डाइट के ऊपर आ जाता है, उसका हंसने बोलने को भी दिल नहीं करता। बल्कि आप कभी कोई आपने अगर कोई पार्टी या लोगों की मुलाकात हो रही है, आप अटेंड करके देख लें, आपकी कोई दोस्त है, उसके दांत में शदीद तकलीफ है, यकीन करें वो मुंह बंद करके बैठी रहेगी, आप उससे सवाल जवाब मुंह करें, बना कर बैठी हाँ, रहेगी। वो मुंह बना कर, ना वो हंसेगी ना बोलेगी, ठीक है। तो आपके अल्लाह ताला की नेमतों का हम किस कदर शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दांत एक ऐसी चीज़ है, आप हंसते मुस्कुराते, जब आप खाना खा रहे हों, खाते पीते, तभी आप अच्छे लगते हैं। उसमें तकलीफ़ हो रही है, उसमें कोई कैविटी है या बदनुमा है, वहाँ पे कैविटी बनी हुई है, यकीन करें आप मुंह खोलेंगे, दुनिया को वो कैविटी नज़र आ रही होती है, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क अच्छा, पड़ता इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगी। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कुछ गलत रिवायतें भी है। एक तरफ हम कहते हैं कि दांत आजकल कमज़ोर इसलिए हो गए क्योंकि हमारी डाइट सॉफ्ट हो गई है। अली इस पे बहुत लंबी मेरे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, कई हमने इस पे सेगमेंट्स किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमारे यहाँ कई बुरी आदतें ये भी हैं कि लोग नल्ली निहारी खाएंगे और उन तमाम हड्डियों को च्यू करना, यानी उसको चबा चबा कर खाना भी अपना फरीज़ा समझते हैं, जिससे आप अपने दांतों का काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त चीज़ों को चबा कर इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से हम दांतों का सत्यानाश करते हैं, इस पर बात करते हैं, और कुछ आपके सवालात भी आए हुए हैं, उनको भी लेकर चलेंगे। आयशा, सबसे पहले आप बताइए, जो बोन्स को च्यू करके आने की आदत है, नल्ली निहारी, और उनसे लगता है कि बस सारी ग़िज़ाइयत उसमें से हमने हासिल कर लेनी है, क्या नुकसान आते हैं और क्या एक्चुअली न्यूट्रिशनली इससे कोई फ़ायदा मिलता है? देखिए, इसमें हम इसमें ज़हनी सुकून हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, Stress relief और कर रहे स्ट्रेस हम अपना वो जो हमें किसी और तरीके से या किसी को और तरीके से हमें मैनेज करना होता है, बेचारी हड्डियों को मैनेज कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से हम अपने बोन्स को जो है वीक करते हैं। बिलावजह जो दांतों की बोन्स हैं, तरीक़ेकार ये है कि हम दांतों को हमने चबा के इस्तेमाल करना है, कि प्रॉपर्ली च्यू करके फूड को खाएं, ताकि हम उसको, और जो जदीद तहकीकात हैं उससे भी ये साबित होता है, सुन्नत रसूल भी यही है कि खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाया जाए, ताकि ये है कि उसका हाजमा भी सही तरीके से हो फूड का, और हमारे ब्रेन में जो सिग्नल्स जाते हैं 20 मिनट में उनको पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। हम इतनी तेज़ी से जब खाना खाते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा कैलोरिक इंटेक भी कर लेते हैं, जो कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब हम चबा चबा के आराम से खाएंगे, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स की, कैलोरीज़ की भी, और हम थोड़ा खाएंगे और ब्रेन में सिग्नल्स
चले जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक point ये है। हो गई बात। अच्छा, दूसरी ये कि कई बच्चों को बड़ी अजीब सी आदतें लग जाती हैं और कई एडल्ट्स को भी मैंने देखा। अली, हैव यू नोटिस कि अ लॉट ऑफ पीपल अगर वो पेंसिल का या पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पीछे वाला कोना होता है उसको चबाने की आदत हो जाती है। ये क्या है? ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है और इसका क्या स्ट्रेस की नुकसान वजह से है, और रिसर्च ये कहती है कि इमोशनली जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जी। जिनके माँ बाप दोनों काम में बिजी हैं, अटेंशन नहीं मिल रही, उन बच्चों को ये आदत होती है। और अच्छा। इट लीड्स टू एट्रीजन ऑफ टीथ। एट्रीजन ऑफ टीथ मतलब दांतों को ऊपर के टुकड़े उसके टूट जाना। और अगर खुदा न खास्ता कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की आदत है उस बच्चे को, तो फिर वो इरोजन साथ में करेगा और तोड़ेगा अलग दांत को। तो फिर वो दांत, वो जैसे माँ बाप नहीं कहते कि अचानक से दांत गिरना शुरू हो गए या टूट गए, अभी तो बिल्कुल ठीक थे। तो ये वन ऑफ दैट रीज़न के अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है, अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि माइक्रो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाता है। अब ये माइक्रो क्रैक्स दो रीजंस की वजह से, एक तो ये बीटल नट की जो आदत है कराची में हमें, छालिया वगैरह की, उसके साथ साथ ये जो नली न्यारी की आपने बात की है, उसके जो हड्डी हम जो तोड़ते हैं तो माइक्रो क्रैक्स होना शुरू होते हैं। फिर अगर वहाँ मिनरलाइजेशन कम हुई, यानी कैल्शियम की तादाद कम होती चली गई वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर कैविटी फ़ौरन प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही। अली, मुझे एक और बात बताएं कि पहले ज़माने में जब ब्रेसेस नहीं हुआ करते थे तो लोग कहते थे कि ब्रेसेस की ज़रूरत भी नहीं होती थी, इतने ज़्यादा लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत भी नहीं होते थे। आज हर बच्चे के दांत, ये हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, हम कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं कि दांत बड़े हैं और क्राउडिंग एक्सेट्रा हो रही है, दांतों को खुद तोड़ रहे हैं। क्या वजह है कि हर दूसरे बच्चे को ब्रेसेस की सबसे ज़रूरत पहले है? तो जेनेटिक्स, ओके। माँ बाप के अगर दांत टेढ़े हैं, ये मैं जैसे ही कोई बच्चा आता है हमारे पास कि दांत टेढ़े हैं या बाहर हैं, तो पहले मैं माँ बाप को एग्जामिन करता हूँ। तो वो एक चीज़। दूसरा ये कि हैबिट्स, थंब सकिंग की हैबिट है, ज़बान से दांतों को आगे लेके जाने की हैबिट है। फिर आपने पेंसिल की एग्जांपल दी, ये हैबिट्स हैं। और उसके बाद फिर डेफिनेटली माँ बाप को बच्चों को डेंटिस्ट के पास जल्दी लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि दांत लेट गिर रहे हैं तो वहाँ क्राउडिंग हो रही है, या जल्दी गिर रहे हैं तो दांत मूव हो रहे हैं, जो आने वाले दांत हैं वो मूव हो रहे हैं, तो स्पेसिंग ख़त्म हो रही है, तो फिर आने वाले दांत को निकलने में जगह नहीं मिलती, वो टेढ़ा होता है। अब इम्पैक्शंस होते हैं, दांत के इम्पैक्शंस, दांत अंदर पड़े हुए होते हैं, वो निकालने होते हैं, टाइमली निकालने होते हैं। ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से दांत टेढ़े होते हैं। और आजकल तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो दैट, कि आजकल अलाइनर्स हम पे काम कर रहे हैं, इनविजिबल अलाइनर्स पे। तो वो जो बदनुमा एक लुक आता था, एक तारें लगी हुई हैं कि बच्चे का देखो ट्रीटमेंट हो रहा है, अब तो ये स्टिग्मा बन गया ना। एक ज़माना था कि सोशल स्टेटस दिखाया जाता था, देखिए हमारे बच्चे का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ट्रेंड दूसरा हो गया है, अब लोग नहीं बताना चाहते कि दांतों का ट्रीटमेंट हो, अब हर चीज़ सीक्रेटली करना चाहते हैं। दूसरा, आप क्या कहेंगी कि इन योर फील्ड एज वेल, बिकॉज यू आर अ मार्केटियर, आपके ख्याल में खूबसूरत मुस्कुराहट, वेल अलाइंड दांत, इसका प्रेशर है? पीपल आर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स? नो, आई डोंट थिंक सो। अब हैं लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स अ मेन थिंग कि हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस अप, आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो मैटर करता है। बट यू नो, अब लोग थोड़े से कॉन्शियस कम हो गए हैं स्माइल को लेके। वो ये देखते हैं कि आप एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, आपका मैटर क्या है, कंटेंट क्या है। बट जहाँ तक स्माइल का जो एग्जांपल है, स्माइल थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो गया है। आई थिंक यू हैव वेल अलाइंड टीथ, तो आपको ऐसा लगता है, वरना मुझे तो उल्टा ट्रेंड लगता है अली। अब तो जिसको हल्का सा भी एक दांत भी अपना टेढ़ा लगता है। और पहले शायद अभाम ये था कि भाई, जैसे अली ने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेसेस बड़े लंबे अरसे तक रखेंगे, बदनुमा दिखते हैं, एक्सट्रैक्शन हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या ये कोई एज के लिए लिमिटेड है, अगर आप सिर्फ यंग एज में कराएंगे तभी सही हो सकते हैं। अब तो मैंने देखा है कि पीपल हैव गॉन फॉर इट। एक चीज़ मैं ऐड करूँ सिद्रा, एक रिसर्च हुई थी और आई गेस वो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च थी। ये कहती है कि अच्छी मुस्कुराहट वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं। क्या बात है। तो आप सोचें कि कितना बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है। कि वैसे पाकिस्तान में तो सियासतदान कम मुस्कुराते हैं और उनको मुस्कुराने के रीजन भी बड़े कम मिलते हैं। लेकिन बहरहाल जी, ये आपकी तहकीक यकीनन एक सिविलाइज माशरे के लिए है। बिल्कुल सही। आगा साहब, मुझे बताया भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यू नो अंगूठा चूसने की आदत होती है। कोई ऐसी रेमेडी जिससे उनकी ये आदत छुड़ाई जा सके? देखिए, पिछले ज़माने में जो बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती थी तो बच्चों को शहद खिला दिया करती थी, या अंगूठा चूसने वाले बच्चों के अंगूठे पे शहद लगा दिया करती थी। उससे होता ये कि शहद एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, एंटी इन्फेक्शन है, तो उससे नुकसान नहीं होता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं।
अच्छा, दांतों की नज़ाकत पे जब बात हो रही है, देखिए बिस्किट खाने वाली कौम है, चॉकलेट खाने वाली कौम है, और रात को सुस्ती दिखा के मतलब किचन तक, वॉशरूम तक जाके कुल्लियाँ तक नहीं कर सकते हैं, तो इनके दांत तो ख़राब होंगे। और मिसवाक की जो बात हो रही है, मिसवाक हमारे यहाँ इस्तेमाल होती कहाँ है? हम सिर्फ यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। ब्रश इस्तेमाल होता कहाँ है? टूथपेस्ट अच्छा इस्तेमाल होता कहाँ? और जो लौंग की बात मैंने की थी, लौंग की जो टूथपेस्ट है, मैं तकरीबन 30-32 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, लौंग के टूथपेस्ट पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं, और सदियों से ख़वातीन इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है, जब दांत में तकलीफ़ होती है, हल्दी 5000 साल की तारीख़ रखती है, हल्दी को पीस कर और तवे पे गरम करके उसको मंजन की तरह मांझे तो दर्द ख़त्म हो जाता है। हल्दी भी पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सफाई निस्फ ईमान है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर आपने इस हदीस को नहीं लिया तो फिर आपने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आपकी जो बेसिक जो बुनियाद बन रही है वो सफाई के ऊपर बन रही है। आपने मुंह को साफ करना है। खाना खाने से पहले मेरे मौला रसूल खुदा वज़ू फरमाते थे। वज़ू करने से क्या होता है, हाथों पे जरासीम होते हैं, चेहरे पे जरासीम है, वो आपके मुंह के ज़रिए आपके पेट में नहीं जाएंगे। खाना खाने के बाद कुल्लियाँ करते थे, सिखाया कि 3 बार कुल्ली कीजिए, ताकि आपके जो रेशे वेशे मुंह में लगे पड़े हैं, खाने के ज़र्रात हैं ग़िज़ा के, वो आप बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तभी आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं। माउथ फ्रेशनर्स की अगर बात की जाए, बड़े ज़माने से लोग सिनेमन का, मिंट का, लौंग का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये ना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, बल्कि इनकी महक भी आपकी अच्छी आती है, और इंसान यकीनन अपने अखलाक से, जैसे कहते हैं ना, विजडम के बारे में कहा जाता था कि बातें ऐसी जिनसे खुशबू आए, लेकिन आप अच्छी बातें भी कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा वाइजली प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी अपीयरेंस का और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो वो खुशबू दूसरों के लिए बहुत ही एक नागवार एक्सपीरियंस भी बन सकता है। आखिर में मैं आयशा देख रही थी कि आप भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करती हैं जिस पर लोगों को टिप्स और हैक्स बता रही होती हैं। ऑफ कोर्स आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपना हाइजीन लोग करवा सकते हैं, स्केलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पीले दांत हो, कोई टिप, कोई हैक आपके पास है जिससे दांतों को साफ़ किया जा सके और चमक को बहाल किया जा सके? हाँ बिल्कुल है। उसमें ये होता है कि अगर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी टूथपेस्ट ऐसी आती हैं जो कि उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है, ब्रांड का तो नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा पीले दांत हो गए हैं तो आप रात को उसको दांतों पे लगा के रख सकते हैं और सुबह आप अपना माउथ वॉश कर लें। और दूसरा, जैसे अभी अगर साहब ने कहा कि ओवरनाइट टूथपेस्ट लगा के दांतों पे छोड़ दें। हाँ ओके, ओवरनाइट। अच्छा, वो आपने तो पेन के हवाले से कहा था, वुड यू रेकमेंड दिस व्हाइटनिंग टूथपेस्ट या कोई? देखिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है तो, लेकिन ये है कि अगर आप उसको अगर आसान तरीके से घर पे कोई चीज़ अवेलेबल, तो बेकिंग सोडा कैन वर्क। बेकिंग सोडा के बारे में कहते हैं कि इट कैन गिव अस द व्हाइटनिंग इफेक्ट, बट ये है कि नेवरदीलेस आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। एब्सोल्युटली, लाजमी जाके मसूड़ों की सफाई करवानी है, क्लीनिंग करवानी है, और साल में एक दफा बेकिंग सोडा बहुत अच्छा है। उसमें कुछ लेमन के ड्रॉप्स आप डाल के जो है वो आप ओवरनाइट छोड़ें तो उससे आपके दांतों की एब्सोल्युटली। आप लोगों ने इतना जिक्र कर दिया है किचन की चीज़ों का, कोई बेकिंग सोडा की बात कर रहा है, कोई लेमन की बात कर रहा है, मैंने कहा किचन का एक चक्कर लगा लिया जाए और देखें जी कि यहाँ की रेसिपीज़ कहाँ तक पहुँची हैं। आज बन रहा है जी स्ट्रॉबेरी सूफले विद जामे शीरी, और इसके अलावा चिकन बन रही है जो कि ऑलरेडी मैरिनेटेड थी। इसके हम तंदूरी कबाब बना रहे हैं, तंदूरी चिकन बना रहे हैं, चिकन बटर तंदूरी चिकन बना रहे हैं। और उसके लिए मैंने यूज़ किया था डालडा का कुकिंग ऑयल। मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन डाली, सौते की, देन मैरिनेटेड चिकन डाल देनी है। उसके बाद चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह कुक करना है, टोमेटो पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। अभी अपनी तैयारी है पे जारी है, और यहाँ मैंने जेली रेडी कर दी है स्ट्रॉबेरी सूफले के लिए। मुझे एक बात बताओ, कॉमन मिस्टेक जो लोग चिकन के साथ करते हैं, इतना ओवर कुक कर देते हैं कि वो रबड़ की तरह हार्ड हो जाती है। बिल्कुल। कुकिंग टाइम कितना होना चाहिए? कुकिंग टाइम, अच्छा, चिकन बोनलेस ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लेती, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। ज़बरदस्त। तो ये झटपट, और ख़ास तौर पे रमज़ान में रोज़े भी हैं तो आपके लिए करना आसान होगा। सूफले के बारे में कुछ बताने लगी हैं? सूफले के लिए मैंने क्रीम और स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंडर में डाल दिया है, बस इसको ब्लेंड करेंगे, साथ में मिल्क डाला है और जामे शीरी, इसको ब्लेंड करेंगे, ऊपर से हम जेली के साथ डेकोरेट कर देंगे। अच्छा सिद्रा, एक सवाल ये आ रहा था कि मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि इतनी डस्ट है, इतनी एलर्जी है और आप चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं लेकिन आपकी स्किन फिर भी ग्लो कर रही है, इसका क्या राज है? तो इसका राज पामोलिव है, और मैं पामोलिव का रेडिएंट ग्लो जो है सोप वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लो देते हैं।
तो ये है, क्वेश्चन बहुत किया जा रहा था कि भाई बहुत डस्ट होती है, एलर्जी होती है। मुझे लगता है दुआएं भी हैं, बहुत सारे बिल्कुल, जल्दी सही जल्दी कह रही झटपट रेसिपीज़ बना लेती है, जो इनकी रेसिपीज़ खाता है वो अशश करता है, तारीफ़ें करता है, तो ये बहुत सारी दुआएं हैं जो आपके ग्लो को भी लेके आ रही है। बट आई विल लेट यू कैरी ऑन। और हमारे तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आयशा, युसरा, अली एंड आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल टिप्स। क्योंकि रोज़े में हम वैसे ही ये वक्त हम अच्छी बातों में जब सर्व करते हैं, कुछ मालूमाती चीज़ें पता चल जाती हैं, दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। और अब आप सबको वेलकम करना चाहेंगे हमारे उस सेगमेंट जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। मुख्तलिफ़ सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं और आज बिलखुसूस बात करना चाहेंगे एक बड़े अहम टॉपिक के बारे में। दौरे हाज़िर में जहाँ हर शख्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार है, चैलेंजेस हैं, क्राइसिस हैं, ऐसा लगता है कि एक ज़रूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ हमें अपने वसाइल कम लगने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी जानने वाले से या जहाँ वो काम करते हैं पास पड़ोसी से, रिश्तेदारों से कर्ज़ लेते हैं। कर्ज़ लेने के आदाब क्या हैं, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी, क्योंकि आपको एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ अगर आप तकाज़ा करते हैं तो आप हो सकता है किसी की दिल आज़ारी करें, किसी के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालें। और यहाँ पे ये भी है कि अगर लेने वाला आपसे लेते वक्त कोई वादा करता है उसकी अदायगी के हवाले से कि कितने अरसे में ये वापस कर दिया जाएगा, किन टर्म्स पे इसको वापस किया जाएगा, और उसकी ज़बान ही इस बारे में उसकी ज़ामिन है, यानी कोई लिखत पढ़त नहीं हुई है, तब उसकी पासदारी करना कितना अहम है। वक्त और हालात बदलते हैं, बहालत मजबूरी अगर उसको कम्युनिकेट करना भी है कि भाई मैं अपना वादा उस तरह पूरा नहीं कर पाऊँगा, टर्म्स ऑफ जो हमारी इंगेजमेंट थी उसको मैं नहीं निभा सकूँगा, तो भी क्या तरीका है इसका। आजकल अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ, आपको लगता तो है कि आसान इक़्सात पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपको झटपट से लोन दे रही हैं, लेकिन फिर बाद में जब तकाज़ा बहुत बढ़ जाता है तो हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग इस शिकंजे में पड़े और मुश्किलात इतनी बड़ी, प्रेशर इतना बड़ा कि कई लोगों ने फिर अपनी यानी इंतहाई इक़दामात भी उठाए, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इस कर्ज़ को लौटाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखुसूस हमें क्या हुक्म दिया है, अपने लेन देन के मामलात को कितना हम सहल और आसान बना सकते हैं, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके भी इस हवाले से सवालात हैं तो हमें ज़रूर बताइए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे सवाल लगा था जो मैं चाहूँगी कि जिससे मैं शुरुआत भी करूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद ख़ान, बहुत शुक्रिया साद आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फ़रहाना ओवैस साहिबा, बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपा आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा सैयद अरबाब शाह मुस्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आमिर मोहम्मदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिससे मैं चाह रही थी कि शुरुआत करूँ। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग अपनी ज़कात भी अदा करते हैं। अब आपके पास अगर साल भर का कुछ अमाउंट इकट्ठा है, आप कर्ज़दार भी हैं, आप पे ज़कात भी है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें भी हैं। हो सकता है आप उम्रे पे जाना चाहते हो, आपने अपनी बेटी को किसी ख़ास इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवाना हो। ये इतनी सारी चीज़ों में हम तरजीहात को कैसे सेट करें? कर्ज़ा इन तरजीहात में कहाँ आएगा? पहले ज़कात दी जाए या पहले उम्रा अदा किया जाए? ज़रा इस पर हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसकी तालीमात में एक अहम तरीन नुक्ता यह है, फरमाया कि अल-इक़्तिसाद निस्फ़ुल मईशा, यानी मियाना रवी बेहतरीन मईशत है। अगर ये देखा जाए कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और वो कौन सी चीज़ हैं जो हमारी ज़रूरियात से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन हमने उन्हें चाहते हुए या न चाहते हुए अपनी उस दौड़ और भाग में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से हम प्रेशर का शिकार हैं। और देखिए, क़र्ज़ लेने की इस्लाम में इजाज़त दी है और क़र्ज़ की अदायगी का हुक्म दिया है। जहाँ तक मामला है कि क़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने मुआहदा किया है कि आप ये क़र्ज़ जो आपने लिया है आप इतनी मुद्दत में वापस करेंगे, अब लेने से पहले आपके जहन में प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जो कर्ज़ ले रहे हैं उससे आप वापस कैसे करेंगे। अगर आप उसके लिए कोई बीसी डालते हैं, कोई कमेटी डालते हैं, कोई आप अपनी इनकम में से कुछ बचा के रखते हैं ताकि आप उस कर्ज़ को वापस कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है, कर्ज़ लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में एक ख़ास जो रुझान देखने में आ रहा है, आप मेरी बात की तायीद करेंगी, वो ये है कि एक तो मांगने वाले बहुत सामने आ गए हैं।
जो सवाल करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करते। हालांकि इस्लाम में सवाल करना सख्त ममनू है, यानी शुरुआत और अवाइल दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी कि अगर कोई शख्स घोड़े पर जा रहा है और उसका कोड़ा नीचे गिर गया है तो भी किसी से ना मांगे, पानी का गिलास भी किसी से ना मांगे, खुद घोड़े से उतरे, आगे बढ़ गया है वापस आए, घोड़े से उतरे, कोड़ा उठाए, फिर बैठे और फिर रवाना हो जाए। बिल्कुल। फिर यहाँ तक तालीम दी कि इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगना, सवाल करना हो तो अल्लाह से करना, हत्ता कि जूती का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगना, खाने में नमक कम हो तो भी अल्लाह से मांगना। यहाँ सब्र, कनाअत और ताल्लुक़ बिल्लाह से जोड़ा जा रहा है। बेशक। दूसरा जो हमारे यहाँ एक तबका पैदा हुआ है वो ये है कि वो सवाल करने में हिचकिचाते हैं, तो वो कर्ज और उधार का सहारा ले लेते हैं कि हम तो कर्ज मांग रहे हैं भाई, आपसे कोई ज़कात खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो कर्ज मांग रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बड़ा अहम नुक्ता था और मैं चाहूँगी कि इसमें मुझे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अगर कहकर कर्ज लिया जाए और उसको लौटाया ना जाए तो क्या कर्ज लेने वाला गुनहगार होता है? 100% गुनाहगार होगा, क्योंकि उसने कर्ज लिया है और कर्ज अगर वो नहीं देना चाहता तो अल्लाह के नबी को यहाँ तक फरमाने के जो देने की नीयत से लेता है कि वापस करूँगा, अल्लाह वापस करा देता है। और जो इसलिए लेता है कि कौन देगा वापस, तो अल्लाह उसके माल को, जो असल माल है ना, वो भी बर्बाद कर देता है। फिर यहाँ ये देखिए, हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पर एक मामला है, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि ज़कात की अदायगी को मौखर करते हैं कि हम तो मकरूज़ हैं। तो अगर इस तरह देखा जाए ना तो पूरी कौम ही मकरूज़ है, पूरी कौम, बल्कि हर आने वाला दौर में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बेचारे मकरूज़ ही पैदा होंगे। तो फिर तो ज़कात जो है वो उलमाए किराम को इज्तिहाद करके बिल्कुल साक़ित कर देनी चाहिए और मनसूख कर देनी चाहिए, लेकिन हरगिज़ ही मनसूख नहीं है। अहले तशय्यो की अभी हुक्म यह है कि एक दफ़ा तो ज़कात दी जाएगी, अगर एक दफ़ा तो दी ही जाएगी। आमिर भाई, ये सवाल मैं अरबाब साहब के पास भी लेके आना चाहूँगी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ आपकी इजाज़त से। देखें, हर फ़र्ज़ की अपनी एक नौइयत है। नमाज फ़र्ज़ है जी, लेकिन अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड लॉस हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसकी जान बचाना भी फ़र्ज़ है। सही। अब एक फ़र्ज़ वो है नमाज जिसकी क़ज़ा है जी, लेकिन वो जो इसकी जान जा रही है, अगर वो खुदा न खास्ता कोलैप्स हो गया तो उसकी क़ज़ा नहीं है। तो आप नमाज को मौखर करेंगे और आप उससे अस्पताल पहुँचाएंगे, चाहे आपकी सफ़े अव्वल की यानी तकबीर उला निकल रही हो, जमात निकल रही हो, वक्त निकल जाए, लेकिन आप उसको तो पहुँचाएंगे। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसको मौखर करें, कर्ज की अदायगी को या ज़कात को? कर्ज की अदायगी को। कर्ज की अदायगी को मौखर करके पहले ज़कात देनी चाहिए। अरबाब साहब, क्या आप इसको सेकंड करेंगे कि अगर ये दोनों ही फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट आए हैं, आपके पास महदूद वसाइल हैं, आपने कर्ज भी वापस करना है और आपने ज़कात भी निकालनी है, पहले क्या किया जाए? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे मैं अपने इस गुफ्तगू को सरनामा कलाम कुरान मजीद की इस आयत शरीफा से दूंगा कि सूरह बकरा में आयत नंबर 245 में परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ु क़र्ज़ल हसना युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा, है कोई जो मुझ परवरदिगार को कर्ज़ दे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह कर्ज़ मांग रहा है, जो जिस परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी, जान दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, हर चीज़ अता की, वही खुदा कह रहा है कि है कोई जो तुम में से जो मुझे कर्ज़ अता करे। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं उसे इतना माल अता करूँगा। मसलन जिस तरह से आपने सुना है कि आप कोई नेकी करें तो अल्लाह फरमाता है कि मैं 10 बराबर तुम्हें उसका लौटाऊँगा, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर का कसीरा, अब इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब आपको खुदावंद मुताल अता करेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे कि दो चीज़ें हैं, अब वाजिब और औजिब क्या है हमारे पास, कौन सी चीज़ वाजिब है, कौन सी औजिब है। तो मेरी नज़र यहाँ पर यही कहेगी कि आपने चूँकि किसी से कर्ज़ लिया है, इंसान से ताल्लुक़ है, जिस तरह नमाज की क़ज़ा है इसी तरह से ज़कात की क़ज़ा है, आपने वो अदा करनी है, मगर कर्ज़ का वादा जो किया है उसको आपने सर वक्त पूरा करना है। बिल्कुल सही। अरबाब साहब, इस गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे, बकाया पैनल से भी मैं इस पर राय लूँगी। अगर आपके मज़ीद भी सवालात हैं हमें ज़रूर बताइए, लेकिन इस वक्त एक शार्प ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग बारान रहमत।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम कर्ज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी तक की गुफ्तगू में हमने ये बताया कि अगर आपने कर्ज़ लिया है तो अपने वफ़ा करें, अपने वादे को उसकी पासदारी करें। किसी को ये कहकर अगर आपने कोई उधार लिया है कि इसको थोड़े अरसे में आप वापस करेंगे, तो कर्ज़ हुस्ना का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल ही गबन कर जाएँ और उसके बाद यानी वो शख्स से आप कतराते फिरें। लेकिन दूसरी तरफ हर वो इंसान जो आपसे आकर अगर कोई गुजारिश लेके आता है, बेशक उसकी ज़रूरत वाकई है, मुस्तहक भी है, लेकिन आपको क्या हुक्म दिया गया है कि आपको अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखना है। कई लोग आपने देखा ही होगा कि अपनी आखिर उम्र में जाके उनकी औलाद, उनकी अहलिया उनसे शिकवा करी होती कि था तो बहुत, लेकिन इन्होंने समझदारी से नहीं दिया, लोगों को दिया, नुकसान उठाया, गलत लोगों पे भरोसा किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये लेन देन के मामलात वाकई बड़े ट्रिकी होते हैं। फरहाना आपा, ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी, कुरान हकीम की रोशनी में हमसे अगर कोई कर्ज़ मांगे तो हमें कौन सी शराइत पूरी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफ़ोर गिविंग एनी लोन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बहुत तफसील से इसके बारे में बयान किया गया है सूरह बकरा में, और उसका मफ़हूम मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में लेन देन करते हो तो उसे लिख लिया करो, और अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो किसी ऐसे शख्स को जिसे लिखना आता है उसे बुलाकर लिखवा लिया करो, और उसमें 2 गवाह भी शामिल कर लिया करो। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि 2 गवाह भी शामिल कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द है अगर, तो 2 औरतों को इसमें शामिल कर लिया करो। और अगर तुम सफ़र में हो और तुम ये काम नहीं कर सकते लिखने वाला, तो कोई चीज़ गिरवी रखवा दिया करो, ताकि जब तुम अपना कर्जा वापस करो तो तुम वो चीज़ वापस ले लो। तो अब बहुत ही वाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया है कि अगर कर्ज़ हो, कोई लेन देन हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसे लिख लो, और उसमें ये भी लिख लो कि कितनी मियाद या कितनी मुद्दत तक के लिए तुम कर्ज़ उसको दे रहे हो और वो कितनी मियाद में उसको वापस करेगा। तो ये तो एक हो गया लिखने पढ़ने का कि दोनों को आसानी हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि गवाह हो तो अच्छी बात है, आसानी हो जाएगी। तुम में से किसी से भूल चूक हो जाए, कोई कह दे मैंने नहीं लिखा था या मुझसे गलती हो गई थी, तो जो गवाह होंगे वो तुम्हें याद दिला देंगे। तो ये तमाम चीज़ें तो वो शराइत हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 2 चीज़ों पे बड़ी मतलब ताज्जुब भी होता है कि तुम लोग जो हो ना अपनी लंबी उम्र के बारे में और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हो। और वो इस तरह से आपने फरमाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि तो सामा ने कोई चीज़ ख़रीदी और वो उधार पे ली, और उन्होंने लिखवा दिया कि मैं 1 महीने तक इसका कर्जा अदा कर दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से उन्हें कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम 1 महीने तक ज़िंदा रहोगे? तो इसका मतलब ये है कि रसूल पाक ने हमें एक पैगाम और दिया है कि अगर तुम ले रहे हो, और जो एक कुरान ने जो पैगाम दिया था कि 2 गवाहों को शामिल कर लो, तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि फ़र्ज़ की आपकी मौत वाक़ हो जाए, तो फिर आपके उन गवाहों में से किसी एक को फैमिली के हवाले से भी पता होना चाहिए। खाना पर ये बड़ा अहम सवाल है, बल्कि मैं साथ के पास लेके जाना चाहूँगी। साथ मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जैसे हमें हुक्म भी है कि मुर्दे की तदफीन से पहले यानी यकीनन विरासत के मामलात होते हैं, और अगर किसी से उसने कर्ज़ या उधार लिया है तो फ़ौरन उसको पहले लेवल आउट किया जाए। कई दफ़ा लोग अपने इस तरह के फ़ाइनेंशियल मैटर्स ना फैमिली से डिस्कस करते हैं, और तकाजा करने वाले अगर जनाजे पे या मौत के फ़ौरन बाद आ जाए, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई गवाहान नहीं है, तब ये मामलात कैसे सुलझाने चाहिए? जी बिल्कुल, अरबी का एक कौल है कि मन हफ़ज़ शयइन फ़र्रा, जो चीज़ याद करे वो भूल जाते हैं, और मन कतब शयइन कर्रा, जिस चीज़ को लिख लिया जाए वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। तो कोई भी एग्रीमेंट हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर चार्टर ऑफ मदीना को देखें, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को देखें, हज़रत अली ने बाकायदा उसको लिखा, ना कि सिर्फ उधार बल्कि कोई भी मामलात तय करें कि इवन भाई के दरमियान भी हो, हम कहते हैं ना भाई है कोई भी, उसको भी लिख लिया जाए, तो लिखने से वो बेहतर हो जाती है। अब बात आई उधार के हवाले से कि फैमिली से डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे हों कि आप अपने बच्चों को बताएं, डिस्कस करें कि मैंने फ़लाँ शख्स से उधार लिया था, और उधार को मैं इसमें एक बात ऐड कर दूँ, देख उधार मांगने को इस्लाम ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, ये बात याद रखिए। हमारे यहाँ उधार देने को अप्रिशिएट किया है। अगर कोई मांगने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उधार दिया करो। लेने के लिए हमारे यहाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अमूमन देखता हूँ लोग छोटी छोटी बातों पर भी उधार ले लेते हैं। अमूमन इस पर गुजारा करना चाहिए, कनात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप पे कोई उधार मांगने आए उसको बिल्कुल उधार दें, लेकिन इसमें मेरी एक राय है, उलमा इसकी तायीद करें तो हमेशा ना वाई पूछ लिया करें कि व्हाट इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, क्यों चाहिए। अगर कोई सच्ची में माकूल वजह हो ना, बहुत बाज़ लोग यकीन करें इसलिए भी वो सेल लगी है फ़लाँ ब्रांड पे, अभी ले लूँ,
कोई बात है उधार बड़ी मांगने अच्छी की? डील मिल रही है। बड़ी अच्छी डील, देखिए कोई माकूल, मैं अमूमन एक पेरेंट्स के लिए भी एक ये नसीहत है कि बच्चे ना कोई भी बात जिद कर देते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम इसके बाप हैं वो चीज़ ला कर देना। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। अब बच्चा कोई चीज़ पूछे पहले उसको बोलें क्यों चाहिए। अगर उसने वाई जस्टिफाई कर दिया ना, जैसे मैं इसकी आम मिसाल दूँ कि अगर मैं किसी को भी यहाँ बैठे हुए बोलूँ एक बिल्डिंग में आग है, आप वहाँ एक पट्टा लगाए छोटा सा जिस पे आपने क्रॉस करके वहाँ जाना है, तो कोई भी नहीं जाएगा, कहेगा भाई कौन जाए। लेकिन मैं कहूँ वहाँ आपके बच्चे हैं तो हर बंदा दौड़ते हुए जाए, क्यों आपका वाई क्लियर है। तो इसी तरह बच्चे से हमेशा पूछें बेटा क्यों चाहिए, अच्छा मुझे एक फ़ोन चाहिए, क्यों चाहिए, वजह वाई क्लियर होना, लेकिन तो आप उसको साथ दिलवा दें। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे ये बताइए कि इस तरह तो इंसान, आप ये कह रहे हैं कि उधार सिर्फ ज़रूरत के तहत लिया जाए, अगर ख्वाहिश है किसी चीज़ की तो उसके लिए उधार ना लिया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स किराए के मकान में रहता है और उसके पास कम पैसे हैं, उसको एक बड़ा अच्छी डील मिल रही है और वो अपने बच्चों के लिए एक मुकम्मल एक मुस्तकिल पता ढूंढ सकता है, साहिबा बना सकता है, उसके लिए कर्ज़ा लेना क्या ये, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं ये ख्वाहिश है, गलत होगा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ घर भी ज़रूरत की उसमें आती है। जब आप ज़कात है ना, जो चीज़ इस्तेमाल की जाए वो ज़रूरत की होती है। इकोनॉमिक्स का रूल भी यही है कि द थिंग विच इज़ यूज दैट इज़ योर नीड्स, वांट्स इज़ अनलिमिटेड वांट्स। वो गालिब भी कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं होंगी, उसके लिए तो आप पूरी ज़िंदगी मांगते रहेंगे, कमाते। तो नेसेसिटीज़ को देखा जाए। एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे फरहाना आपा जब वो शराइत बता रही थी कुरान हकीम के, तो कहा कि 2 मर्दों को गवाह बना लो, अगर 2 मर्द मौजूद नहीं है तो 1 मर्द और 2 ख़वातीन। इसका अक्सर तासुर ये लिया जाता है कि जैसे ख़वातीन की जो गवाही है वो आधी है और अगर 1 मर्द की गवाही इज़ इक्वल्स टू 2 वुमेन बीइंग पुट देयर। आमिर भाई, क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा। देखें, ये तासुर इसी कुरान करीम के हुक्म से लोगों के अंदर पैदा हो गया, अखज़ कर लिया गया। हालांकि इसमें कहीं भी ये नहीं फरमाया गया कि किसी भी मुसलमान औरत की गवाही आधी है, बल्कि मैं अर्ज़ करूं कि बहुत से उमूर ऐसे हैं कि जहां 2 मर्दों के बजाय एक औरत की गवाही, तन्हा एक औरत की गवाही काफ़ी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के नसब का मामला है या इसी तरह रज़ाअत का कोई मामला है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक केस आया, रसूलुल्लाह हमारी शादी हुई है और एक फ़लाँ औरत हैं और हमारे शादी होने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया और मैं तुम्हारी रज़ाई वालदा हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया अब क्या हो सकता है सिवाय तुम्हारी अलहदगी के, जबकि उसने कह दिया। तो एक औरत थी तन्हा और उसकी गवाही यहाँ पर पूरी मकबूल और मुकम्मल गवाही है। इसी तरह तलाक़ के मामले में भी अगर एक औरत है और वो गवाही देती है जो खुद बीवी है तो उसकी गवाही को तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर जो फरमाया गया ना, यहाँ अगर कुरान की आयत पर गौर फरमाएँ तो कुरान कहता है फ़तुज़क्किरु अहदुहुमुल उख़रा, एक मर्द हो और 2 उसके साथ औरतें हों, ताकि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। यानी अदालत में ये केस अगर जाता है, गवाही एक ही औरत दे रही होगी, इन केस अगर वो कुछ भूल, क्योंकि लाज़िम बात है आज जिस तरह हमारी ख़वातीन जो हैं मालियाती मामलात के अंदर बहुत आगे हैं और MBA कर रही हैं, फ़ाइनेंस में PhD कर रही हैं, उस ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था। वो उमूर ख़ानदानी से ताल्लुक़ थे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ख़वातीन ये खतीजा हो गई वगैरह वगैरह जो तिजारत के माहौल के अंदर काम करती थी। तो यहाँ पर कुरान के अल्फाज जो ज़ाहिरी नस है उससे ज़ाहिर होता है कि अगर एक भूल रही हो तो दूसरी उसे याद करा दे। तो अमूमन आप ये देखें कि एक खातून अगर घर से बाहर निकलती है तो वो घर वाले भी कहते हैं कि किसी के साथ चली जाओ, तो वो चाहे उसका छोटा भाई ही क्यों ना हो लेकिन वो उसके साथ अपने आप को सिक्योर समझती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और अदालतों का माहौल तो आपको मालूम ही है कि एक औरत वहाँ नहीं जाएगी, एक मर्द जा सकता है। तो अगर एक मर्द है तो उसके साथ 2 औरतें ज़रूरी हैं। ठीक है जी, ये वजाहत आपने कर दी। तो किसी का अगर तासुर इसके हवाले से गलत था वो भी दुरुस्त हुआ होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सफदर अली। जी जी मेरा जी सवाल है कि जो सदका फितर है, जी सदका फितर जी जी वो कर्ज लेकर अदा कर सकता है आदमी? बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। अरबाब साहब, अगर आप पहले इसके ऊपर कमेंट करना चाहें, देन आई विल टेक इट टू द रेस्ट ऑफ द पैनल। हाँ जी बिल्कुल। देखें, सदका जो है ये एक वाजिब ज़कात है, या जो है आपके माल में से हतमन आपने जो है ये निकालनी है। ये मेरी नज़र में तो शायद सुन्नी शिया दोनों के यहाँ एक ही चीज़ है। मसलन हतमन वाजिब है कि आप लोगों ने ये अदा करनी है। अगर कोई इंसान देख रहा है कि मेरे पास इस वक्त माल नहीं है, मसलन वो पैसे वाला है मगर कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसा पैदा हो गई कि वो अभी अदा नहीं कर सकता, नहीं है उसके पास, तो इस सूरत में तो वो जो है
अपना किसी से कर्ज लेकर भी अदा कर दे, उसको पता है कि मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मुझे बैंक बैलेंस है, हर चीज़ है, मगर कोई मिसल उसके बैंक के कोई स्टेटमेंट ख़राब हो गई, वो 10 करोड़ पड़े हैं उसके पास, मगर वो निकाल 1 रुपया भी नहीं सकता है, ठीक है, ATM ख़राब हो गया, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लिक्विडिटी नहीं है, यानी आपके पास माल है, असबाब हैं, आपके पास माल के तौर पे वो मौजूद है, आपके पास घर मौजूद है, लेकिन कैश या नकद आपके पास नहीं है, तो उस सूरत में आप कर्ज ले सकते हैं। मगर अगर ऐसी चीज़ के एक बंदा फ़कीर है, गरीब है, मिस्कीन है, और उसको वैसे भी पूरा साल जो है खाने पीने की अशिया में वो परेशान रहा है, तो अब ये मुस्तहिक है खुद, तो ये नहीं निकालेगा। मगर चूँकि ये ईद फ़ितर भी इसको हम कहते हैं, ये बहुत अहम मौजू होता है किसी के लिए कि मेरा माल पाक हो जाए, तो फिर क्या हो कि एक इंसान खुद बड़ा सरबराह निकाले, वो अपनी बीवी को निकाल के दे, सही, बीवी अपने बेटी को दे, बेटी अपने दूसरे बहन को दे, दूसरी बहन दूसरे भाई को दे, इस तरह घर वाले सारे निकालें। वो एक ही फितरा एक शख्स ने निकाला, वो आखिर में जाकर वो वाले पैसे जो हैं वो किसी फ़कीर को दे दें। मसलन एक शख्स ने निकाला है, सही, अपना निकाला खाली, वो दूसरे को दे रहा, दूसरा तीसरे को दे रहा। ये इस्लाम का हुस्न है जी, कि आपको जो है आपके माल को पाक करना चाहता है दीन इस्लाम। आमिर भाई, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? गालिब का शेर याद आ रहा था कि गालिब दिल के बहलावे को ये ख्याल अच्छा है, तो वो जो बंदा है वो खुद तो मुतमईन हो जाएगा कि यार वो जो एक फितरा था वो घर में ही घूम के घर में ही रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको निकाल के बाहर दे दें, लेकिन इसमें इस्लाम ने रियायत दी है ना मौलाना, इस्लाम ने रियायत दी है कि अगर कोई फ़कीर है तो वो तो खुद हकदार है इस बात का कि उसको फितरा दिया जाए। देखिए, अगर नहीं निकाल सकता, मिस्कीन है तो उसको खुद मुस्तहिक है, मैंने जिस तरह पहले कहा, ऐसा मुस्तहिक है अगर, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया है, शुक्रिया इसकी वजाहत करने के लिए, और एनीबडी कैन आंसर दिस। ज़कात के पैसों से किसी को उम्रे पे या हज पे भेजा जा सकता है या नहीं? साद भाई जी, सबसे पहले मैं ज़रा उस बात को, हमारे यहाँ ना जब शरीयत किसी चीज़ की रुख्सत देती है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि इंसान कितना बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, उन्होंने कहा ये चीज़ जिस्म से नहीं ज़मीर से पूछे जाए, तो इसका ज़मीर आपको जवाब देगा कि कितना बीमार। तो ये जो मामलात है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान हाजतमंद है वो रुख्सत है उसको, मैं इसमें कुछ बात नहीं कर रहा शरई मामले में, लेकिन सदक़तुल फ़ितर इतना नहीं होता, तो वो उससे अगर देना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है, एक, लेकिन शरीयत ने रुख्सत दी हुई है, ये एक अलग मामला है। इस तरह करेगा, इसी तरह? हाँ, नहीं इसी तरह नहीं, वो देखिए सदक़तुल फ़ितर अगर थोड़ा सा है, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे छोटी अमाउंट है जो गंदम की, उससे भी छोटी है, तो वो छोटी अमाउंट, ये नहीं कि बड़ी अमाउंट वाला निकाले और तो किसी और ज़रूरत को थोड़ी देर के लिए रोक दे, और पहले इस ज़रूरत को हमारे यहाँ देखें, वो मौलाना ने भी शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी, वो मकरूज हमारे यहाँ ना सबसे पहले ना कर्ज, वो ज़कात को रोक लिया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को, अच्छा मकान भी लेना है, मैंने मकरूज भी होना है, ज़कात के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाकायदा उन्होंने जंग किया था, तो ये आप इसको समझे ना, ये नेसेसिटी अल्लाह की है, तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेट हो जाएगी। सही, यानी लोग ईदी देने के लिए पैसे अलग रख लेते हैं, लेकिन ज़कात और फितरे के लिए कहते हैं कि वो अभी रोक ली जाए। बिल्कुल, आप अपना इमेज बनाने के लिए तो कर लेंगे वो चीज़। एक खूबसूरत सी नन्ही सी आवाज़ हमारे साथ मौजूद है, जो बड़ी प्यारी सी अभी नात भी पढ़ रही थी जब हम ऑफ एयर, लेकिन इसमें मैं एक जुमला कह दूं, मैं वापस आऊंगी साथ भाई, वापस आऊंगी मैं, मुझे फौरी तौर पे नात के लिए कहा जा रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया था ब्रेक से पहले, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी। हमारे सामने सवाल ये है कि कर्ज़ लेकर क्या आप हज के ऊपर या उम्रे के लिए जा सकते हैं या नहीं, और उमूमन अगर आज के वक्तों में देखें तो इसकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है उम्रे या हज पे जाना, तो कई लोगों के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, या 2 या 3 अफराद साथ जाना चाहें तो क्या वो कर्ज़ लेकर ये फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आमिर भाई इस पे आप कमेंट करना चाहें। देखिए, अगर इंसान के पास इतना पैसा है, मिसाल के तौर पर उसके पास मकानात हैं जो किराए पे चढ़े हुए हैं और वो उसने बेचने के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं बिक रहा है मौजूदा हालात सिनारियों की वजह से, तो वो अगर ये गाड़ियाँ हैं जो वो बेचने के लिए लगा रहा है लेकिन नहीं बिक रही हैं, तो वो इतना अमाउंट का कर्जा ले सकता है, क्योंकि उसे पता है, पूरी प्लानिंग हुई भी है कि जैसे ये गाड़ी बिकती है या मकान बिकता है तो मैं कर्ज के बोझ से निकल जाऊंगा, तो उसके लिए रियायत और आज़ादी है। लेकिन एक बंदा है जिसके पास है ही नहीं, बेचारे के पास कुछ भी, यानी गुजर बसर के लिए भी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी परेशान है, उस पर तो फिर हज फ़र्ज़ ही नहीं है। तो अगर हज फ़र्ज़ नहीं है तो फिर वो इस मुसीबत में क्यों पड़ता है? बिल्कुल सही। वो दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ के बाद इशराक तक बैठा रहे,
जब कोई शराब की नमाज़ पढ़ के उठेगा तो उससे हज और उम्रे का सवाब मिल चुका होगा। बिल्कुल सही। अब अरबाब साहब इस पर चाहूँगी कि आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या कर्ज़ लेकर इस तरह का कोई कार्य खैर किया जा सकता है? यानी लोग खुद भी पैसे मिला रहे हों, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी और की मुसीबत भी हल कर रहे हैं, किसी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप साहिब हैसियत हैं इन द सेंस कि आपकी नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी से कर्ज़े के लिए कहें तो आपकी ज़्यादा सुनवाई है। जैसे हम अक्सर देखते हैं बड़े इदारों के लिए हम अपील कर रहे होते हैं लोगों के लिए डोनेशंस की, तो ऐसा करना सही है? देखिए जी, इसमें बहुत आसान है कि सबसे पहले तो हज जो है वो तो नहीं हो सकता कर्ज़ के पैसों से। अच्छा, ठीक है, चूँकि भाई जब मैं मुस्तहिक हूँ, पहले ही हकदार हूँ कि कर्ज़ लेकर ज़िंदगी बसर करूँ, तो मैं हज पे क्यों जा रहा हूँ? हज पे वाजिब ही नहीं है। बाकी उम्रा जो है वो चूँकि हज की तरह फ़र्ज़ नहीं है, तो उम्रे के लिए इंसान जो है कर्ज़ लेकर जा सकता है कि उसको इंस्टॉलमेंट पे अगले को बाद में आते हुए पैसे दे दिए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं साथ भाई। ज़कात इस महीने कई लोग अदा कर रहे हैं, क्या ज़कात के पैसों से किसी शख्स को जिसके पास नहीं हो वसाइल उम्रा कराया जा सकता है? हज के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल करेक्शन कर दी कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप पे साकत है, आप पे ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त अपना हज अदा करें क्योंकि आप ख़ुद ज़रूरतमंद हैं। उम्रा करवाया जा सकता है? जी, अगर ज़कात के हवाले से देखा जाए तो ज़कात की जो मसारिफ़ ज़कात हैं उसके अंदर बिल्कुल इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है कि ज़कात के पैसों से आप किसी को उम्रा करवाएं। ठीक है, रही बात दूसरी कि हमारे यहाँ जब ज़कात हम निकालते हैं ना, मैं इसका थोड़ा सा बात क्योंकि अब मौजू बन गया है, तो हम इस हवाले से ज़कात किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जैसे अमूमन आप हमारे यहाँ देखें, लोग ज़कात के जाकर, पता नहीं आप ये बात, लोग दूर दराज में जाकर अफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं, हालांकि अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनके पास सुबह शाम खाने की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ ज़कात या इस तरह का सदका भी देना चाहें तो सबसे आसान ये है कि अपने कुर्बो जवार में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें जिनको ज़कात देना जायज़ है, तो उनको ज़कात दें, उनकी मदद करें। और आज पाकिस्तान की और हमारे यहाँ मुसलमानों की सिचुएशन ऐसी है कि दोपहर का खाना खाना नसीब नहीं है। तो अगर उस सिचुएशन में हमारे यहाँ लोग ज़कात से अब उम्रे करने उनको भेजने से बजाय कि वो लोग जो कि सच्ची में हाजतमंद हैं उनको वो ज़कात दी जाए, ताकि उनकी जो अशिया खुर्दनोश है, जो बिल्कुल नेसेसिटी है लाइफ ज़िंदा बसर करने की, वो उनकी पूरी हो सके। और आखिरी बात, क्योंकि शो एंड हो रहा है, कि हमारे यहाँ ज़कात देना, ज़कात लेना जायज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़, इंस्टॉलमेंट में भी इंसान कह सकता है कि आप महीना महीना मुझे इतने पैसे देकर, ये भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा पैसे मुतालबा करना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने 1000 दिए, ये भी कह दिया तुमने लौटाने 1001, तो ये जायज़ नहीं। अच्छा साद भाई, जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ कि चिराग तले अंधेरे वाली सिनेरियो नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मदद के लिए निकले ही हैं तो पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन फरहाना आपा, ये भी मुझे लगता है कि गलत तासुर ना जाए, सब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। यानी अक्सर जो लोग शहरों में रहते हैं या वेल पॉपुलेटेड जगहों पे रहते हैं, उनकी रसाई इमदाद तक होती है। मिसाल के तौर पे कराची शहर में आप हर गली सिग्नल पे आपको इफ्तार कराने वाले, कोई भूखा पेट नहीं सो सकता, लेकिन जो दूर दराज कस्बे अजला होंगे वहाँ तक मदद इतनी आसानी से नहीं पहुँचती। अभी हालिया सैलाब में हमने देखा, तब तो हमें दूर जाके लोगों की भी मदद करनी चाहिए ना जी। ये इस लिहाज से अच्छा है कि जब आपको ये यकीन हो कि हाँ चंद इदारे ऐसे हैं जो हमारे अपने एरिया में उन तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं, और जो भी यहाँ ज़रूरतमंद हैं वो वहाँ के खा भी लेते हैं और उनकी दीगर ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, आपको ये यकीन हो, उस सूरत में आप फिर उन इलाकों में जा सकते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वहाँ पर दूर होने की वजह से सहूलियात भी नहीं है और सामान का पहुँचना भी मुश्किल है और खाने पीने के मसाइल हैं, तो फिर जाना तो यकीनन वो तो बहुत ज़्यादा सवाब की बात है, और जो ऐसा करता है तो वो बहुत ज़्यादा सवाब कमाता है। बिल्कुल। आमिर भाई, इसी से मुंसलिक एक छोटा सा सवाल मुझे बताइए कि कुछ इदारे कहते हैं कि उनकी रसाई भी है और वो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी भाइयों तक भी इमदाद पहुंचा पा रहे हैं, क्या उनकी इस बात पे यकीन करके अपने ज़कात, फ़ित्रे और मुख्तलिफ़ इस किस्म की अतियात उन तक देना सही होगा? बहुत ही अहम सवाल किया आपने, और दिल तो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहा है। और अगर बस में हो और तो हम खुद वहाँ जाएं और उन ज़ख्मियों की दादरसी का कोई काम करें, या अपने हाथों से उन बच्चों को जो रेत से खाना उठाकर जमा कर रहे हैं, अपने हाथों से उन्हें लुक़मा बना के खिलाएं। लेकिन मैंने बहुत सीनियर्स लोगों से पूछा है कि क्या वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जा सकती है, तो मैं इंतहाई दर्द दिल के साथ कहूँगा कि सब ने कहा है कि मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। तो अलबत्ता ये कि अगर यानी अमेरिका और यूरोप में कुछ ऐसे इदारे हैं, या मिस्र में ऐसे इदारे हैं, या उर्दून की साइट पर जो
बिल्कुल मुसद्दक़ा हों और वाकई कार खैर में शरीक हों, तो उनके ज़रिए फिर कुछ मामला हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इसके बारे में वजाहत करने के लिए। अगेन जैसे कहा जाता है कि एक बड़ा इलाका है, कुछ वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन और NGOs वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साल से काम कर रही हैं, उनकी कुछ रसाई तो है, लेकिन यकीनन जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक लोग हैं, जो विजुअल्स और चीज़ें आप देख रहे हैं, शायद वहाँ तक पहुँचना इस वक्त मुश्किल है। इस वक्त हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। कुरत कुछ बताएंगी इसके बारे में? प्लेटिंग भी तुम कर चुकी हो? जी बिल्कुल कर चुकी हूँ। बटर चिकन की मैं रेसिपी आप लोग को बता देती हूँ। बटर चिकन के लिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर स्लाइस की हुई अनियन डाली, अनियन सौते हुई, उसके बाद मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी, चिकन हाफ़ kg थी, उसके अंदर योगर्ट था, तंदूरी मसाला था, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर ये डाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला हुआ था, मैरिनेट करने 4 आवर्स के लिए। ठीक है, अनियन सौते हुए आपने चिकन डाल दी, उसको अच्छी तरह सौते करना है, उसके बाद आपने टोमेटो पेस्ट डाल देना। अच्छा, ये सौते की उर्दू क्या होगी, जल्दी से बताओ। आजकल हर चीज़ सौते हो रही है, सुबह शाम सौते हो रही है। हल्का हल्का आपने भूनना है उसको। हाँ सही, हल्का हल्का भूनो। अच्छा, भूनो का भी कोई नहीं बताता, सारी रेसिपी बुक्स पे लिखा होता है, उसके बाद भूनो, कितना भूनो, क्या भूनो, ये कोई नहीं बताता। और ये वो गुर है जो हर शेफ़ अपने पास रखता है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने सौते किया, भुनो किया और ये रेसिपी तैयार हो गई है। इसके अलावा सूफले भी तैयार है। आज किचन से ही आपसे रुख्सत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुदरत हमेशा की तरह ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाने का। और इंशाल्लाह ताला आज जैसा कि पूरे पाकिस्तान ने नवा रोज़ा इख्तियार किया हुआ है, एक अशरा कल अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और यकीनन ये रहमत का अशरा था जो हमसे रुख्सत हो रहा है। अल्लाह ताला इन अय्याम को, इन घड़ियों को हम सब के लिए बाइस आसानी, बाइस आफ़ियत बनाए। और एक दफ़ा फिर आप सबसे इल्तिजा होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तमाम हमारे मेहमानों का शुक्रिया, साद भाई, फराना आपा हमारे साथ मौजूद थे, आमिर भाई, अरबाब भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड बिफोर वी क्लोज, असद हमारे साथ आ चुके हैं। असद, आपसे दरख्वास्त है खूबसूरत से कलाम की।